नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर दिल्ली सल्तनत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने दिल्ली सल्तनत इतिहास, प्रशासन और संस्कृति से जुड़े कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 300 सालों में क्या कुछ हुआ। हाँ, ये दौर जो है ये शुरू होता है 1206 ईस्वी से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता में आए थे। अच्छा। और ये चला मतलब 1526 तक, पानीपत की पहली लड़ाई तक। हम्म। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि तारीखें या नाम रट लें, बल्कि ये समझना है कि इस दौरान कौन-कौन से वंश आए, उन्होंने शासन कैसे चलाया, उनकी नीतियां क्या थीं। और हाँ, संस्कृति पर क्या असर डाला। बिल्कुल बिल्कुल। करीब 300 साल। 300 साल ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। और जाहिर है इतने बड़े इलाके पर इतने समय तक हुकूमत करना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि आखिर कौन सी बातें थीं जिन्होंने इस सल्तनत को इतने वक्त तक टिकाए रखा और इसका भारत पर असर कैसा रहा होगा। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद वंशों से। हाँ, मुझे लगता है वंशों से शुरू करना ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए, सल्तनत पर किसी एक ही खानदान का राज तो था नहीं। हाँ। कुल 5 वंश आए, एक के बाद एक, जिन्होंने दिल्ली से शासन किया। 5 वंश? हाँ, पहला था गुलाम वंश। ये चला 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश, ये नाम ही थोड़ा सा मतलब चौंकाता है। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वो तो पहले एक तुर्की दास थे ना। हाँ, थे। तो क्या ये बात के शासक खुद बास पृष्ठभूमि से थे, उनके लिए शासन करना और मुश्किल नहीं बनाता था? मतलब क्या उन्हें पुराने अमीरों या कुलीनों से ज्यादा विरोध झेलना पड़ता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, बिल्कुल, शुरुआती शासकों को, खासकर ऐबक और इल्तुतमिश को, तुर्की अमीरों के विरोध का, उनकी साजिशों का सामना करना पड़ा था। अच्छा। उन्हें अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ऐबक ने हाँ कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया। लेकिन सल्तनत को असल में जो मजबूती दी, वो इल्तुतमिश ने दी। इसीलिए कई बार उन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अच्छा, इल्तुतमिश को। हाँ, उन्होंने मुद्रा प्रणाली शुरू की, राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाए और शासन को एक ढांचा दिया, एक शक्ल दी। और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, उनका जिक्र आता है। भारत की पहली महिला शासक। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। यकीनन, यकीनन। रजिया का शासक बनना अपने आप में एक असाधारण घटना थी। वो योग्य थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तो उनका महिला होना और दूसरा तुर्की सरदारों के नियंत्रण से बाहर जाकर शासन करने की उनकी कोशिश, ये बातें उनके खिलाफ गई। तो ज्यादा लंबा नहीं चला उनका शासन? नहीं, शासनकाल छोटा रहा, पर ऐतिहासिक रूप से देखें तो बहुत अहम है। इसके बाद एक और मजबूत शासक हुए, बलबन। बलबन। हाँ, मैंने उनकी लौह और रक्त की नीति के बारे में सुना है। हाँ। इसका मतलब क्या था असल में? मतलब जमीन पर कैसे लागू होती थी ये नीति? इसका मतलब था विद्रोहियों का पूरी क्रूरता से दमन करना और सुल्तान की सत्ता, उसकी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर साबित करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना। अच्छा। बलबन ने वो 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था, तुर्काने चेहलगानी, हाँ, उसकी शक्ति को तोड़ा, दरबार में कड़े नियम लागू किए और मंगोल आक्रमणों से सल्तनत को बचाने के लिए सीमाओं पर किलेबंदी करवाई। उन्होंने सुल्तान के पद को एक तरह से दैवीय अधिकार जैसा दिखाने की कोशिश की। तो मतलब गुलाम वंश ने नींव डाली और उसे मजबूत किया। हाँ। फिर 1290 में खिलजी वंश आया, जो 1320 तक चला। संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन ने शुरुआत की थी, लेकिन खिलजी वंश का नाम आते ही जहन में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, बिल्कुल। उनके समय में सल्तनत का जो विस्तार हुआ और जो प्रशासनिक ढांचा बदला, वो गजब का था। अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत तक उनके अभियान और उनकी वो बाजार नियंत्रण नीति, वो बहुत मशहूर है। हाँ। क्या ये नीतियां सिर्फ सेना की जरूरतों के लिए थीं या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक सोच भी थी? देखिए, दोनों बातें थीं। एक तो बड़ी सेना रखना और मंगोल आक्रमणों का सामना करना, ये बहुत खर्चीला काम था। जाहिर है। तो अलाउद्दीन चाहते थे कि सैनिकों को कम वेतन में भी जरूरी सामान आसानी से मिलता रहे। इसके लिए चीजों की कीमतें तय करना जरूरी हो गया था। अच्छा। उन्होंने दिल्ली में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बाजार बनवाए। अनाज मंडी अलग, कपड़ा बाजार अलग, जिसे सराय अदल कहते थे, घोड़ों और दासों का बाजार अलग। कीमतें तय की, नापतोल पर बहुत सख्त नियंत्रण रखा और अगर कोई नियम तोड़ता था तो सजा भी बहुत कड़ी मिलती थी। अच्छा। हाँ, इसके लिए बाकायदा अधिकारी नियुक्त किए गए, शहनाई मंडी, दीवाने रियासत जैसे। तो ये सिर्फ दाम कंट्रोल करना नहीं था, ये पूरी अर्थव्यवस्था को राज्य के कंट्रोल में लाने की एक बड़ी कोशिश थी। ये तो कमाल का नियंत्रण था। सुनने में तो बड़ा प्रभावी लगता है।
लेकिन क्या स्रोत ये बताते हैं कि इसे लागू करने में कितनी सख्ती बरतनी पड़ी होगी या आम लोगों और व्यापारियों पर इसका क्या असर हुआ होगा? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसे लागू करने में काफी सख्ती बरती गई थी। जासूसों का पूरा जाल बिछाया गया था। जरा सी भी गड़बड़ी हुई नहीं कि कड़ी सजा मिलती थी। बाप रे। इससे फायदा ये हुआ कि भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी पर रोक लगी और आम लोगों को सस्ता सामान मिला। लेकिन हाँ, व्यापारियों पर जरूर इसका नेगेटिव असर पड़ा होगा, क्योंकि उनका मुनाफा बहुत सीमित हो गया था। इसके अलावा उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाकर लगान तय किया और जो बिचौलिए होते थे, खूत, मुकद्दम, चौधरी, उनके अधिकार छीन लिए। अच्छा। सेना में भी सुधार किए। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, मतलब पहचान के लिए निशान लगाना, और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा शुरू की ताकि भ्रष्टाचार रुके। यानी वो सिर्फ साम्राज्य नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि उसे चलाने का तरीका भी पूरी तरह बदल रहे थे। बिल्कुल। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश ज्यादा नहीं चला और फिर आया तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। ये तो सबसे लंबे समय तक चलने वाले वंशों में से एक था। हाँ, काफी लंबा चला। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। गयासुद्दीन ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन तुगलक वंश का नाम आते ही मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा जरूर होती है। हाँ, उनकी योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी थीं, लेकिन अक्सर विवादास्पद रहीं और असफल भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या सिर्फ मंगोलों से बचाव का इरादा था या दक्षिण पर नियंत्रण का? और ये नाकाम क्यों हो गई? वजह शायद दोनों ही रही होंगी। दौलताबाद यानी देवगिरी साम्राज्य के ज्यादा केंद्र में पड़ता था, तो वहां से दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण हो सकता था। अच्छा। और हाँ, मंगोल आक्रमणों का खतरा भी एक कारण रहा होगा। लेकिन पूरी आबादी को, या कम से कम पूरे प्रशासनिक अमले और दिल्ली के खास लोगों को इतनी दूर ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और मुश्किल कवायद थी। से लोगों की मौतें हुई और फिर शायद दिल्ली की अहमियत भी कम नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों बाद राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। और इस पूरी प्रक्रिया में सल्तनत को भारी नुकसान हुआ होगा। बहुत भारी नुकसान हुआ। और उनकी दूसरी मशहूर योजना, वो टोकन करेंसी वाली सांकेतिक मुद्रा, तांबे के सिक्के चांदी के सिक्कों के बराबर चला दिए, ये आइडिया कहाँ से आया था और ये क्यों फेल हो गया? देखिए, उस समय दुनिया भर में चांदी की कुछ कमी थी और चीन जैसे देशों में कागजी मुद्रा का प्रयोग हो भी रहा था, तो विचार अपने आप में शायद बुरा नहीं था। सुल्तान की सोच ये थी कि कम मूल्य की धातु से सिक्के चलाएंगे तो कीमती धातु यानी चांदी बच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आई इसके अमल में। कैसे? सरकार जो टकसाल थी उस पर अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली कायम नहीं रख पाई। लोगों ने क्या किया, बड़े पैमाने पर अपने घरों में ही जाली तांबे के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। अरे! नतीजा ये हुआ कि बाजार पूरा जाली सिक्कों से भर गया। असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो गया। विदेशी व्यापार ठप हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। आखिरकार सुल्तान को ये योजना वापस लेनी पड़ी और लोगों के तांबे के सिक्कों के बदले उन्हें खजाने से चांदी के सिक्के देने पड़े। इससे खजाना बिल्कुल खाली हो गया। ये योजनाएं सुनकर लगता है कि वो शायद अपने समय से कुछ आगे की सोच रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत का अंदाजा शायद ठीक से नहीं लगा पाए। हाँ, कह सकते हैं। पर इसी वंश में फिरोज शाह तुगलक भी हुए, जिनका रवैया बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठे और उनका जोर युद्ध और विस्तार पर उतना नहीं था जितना लोक कल्याण और शासन को मजबूत करने पर था। ऐसा क्यों? शायद वो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से जो असंतोष फैला था उसे शांत करना चाहते थे, और जो उलेमा वर्ग था, धार्मिक विद्वान, उनका समर्थन भी हासिल करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या-क्या काम किए लोक कल्याण के लिए? उन्होंने सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया। कई नहरें खुदवाईं। उनमें यमुना से हिसार तक की नहर सबसे मशहूर है। इससे खेती को बहुत बढ़ावा मिला। बाग लगवाए, अस्पताल खोले, जिन्हें दारुल शफा कहते थे। एक खैरात विभाग बनाया, दीवाने खैरात, और बेरोजगारों के लिए भी एक दफ्तर कायम किया था। अच्छा। उन्होंने जो गैर शरीयत कर थे उन्हें हटा दिया, लेकिन जजिया को ज्यादा सख्ती से लागू किया। शहरों की मरम्मत करवाई, नए शहर भी बसाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। लेकिन हाँ, उनकी कुछ नीतियां थीं, जैसे इक्तादारी को वंशानुगत बना देना या सेना में भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करना। ये लंबे समय में सल्तनत के लिए नुकसानदेह भी साबित हुई। वाकई, एक ही वंश के दो शासकों की प्राथमिकताओं में इतना ज्यादा अंतर, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शासन करने के तरीके कितने अलग हो सकते हैं और उनके नतीजे भी कितने अलग। सही बात है। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश कमजोर पड़ गया। हाँ, उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। अमीर आपस में ही लड़ने लगे। और फिर 1398 में तैमूर का वो भयानक आक्रमण हुआ। हाँ, तैमूर लंग। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा
और तुगलक वंश की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। इसी उथल-पुथल के माहौल में दिल्ली की सत्ता सैयद वंश के हाथ आई, 1414 से 1451 तक। सैयद वंश। हाँ, संस्थापक थे खिज़्र खां। ये सल्तनत का एक कमजोर दौर था। उनका शासन बस दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। और सायदों के बाद आए लोधी, जो सल्तनत के आखिरी शासक साबित हुए 1451 से 1526 तक। जी, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, और ये पहले अफगान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। अच्छा, अफगान। हाँ, उन्होंने जौनपुर जैसे राज्यों को फिर से जीतकर सल्तनत को थोड़ा संभालने की कोशिश की। उनका रवैया अपने अफगान सरदारों के साथ बराबरी का रहता था। उनके बाद सिकंदर लोधी आए। सुना है उन्होंने कुछ सुधार भी किए थे। हाँ, सिकंदर लोधी को लोधी वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। उन्होंने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, अनाज पर से चुंगी हटा दी। उन्होंने जमीन नापने के लिए एक पैमाना चलाया, गज-ए-सिकंदरी। ये काफी लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा। अच्छा। कानून व्यवस्था सुधारी, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया, और उन्होंने ही 1504 में आगरा शहर की नींव रखी थी। आगरा की? हाँ, और उसे अपनी राजधानी बनाया ताकि राजस्थान और मालवा के शासकों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि वो धार्मिक रूप से कुछ असहिष्णु भी माने जाते हैं। और फिर आए इब्राहिम लोधी, जिनके साथ ही सल्तनत का अंत हो गया। बिल्कुल, इब्राहिम लोधी अपने पिता और दादा की तरह उतने कुशल शासक साबित नहीं हुए। उन्होंने अफगान सरदारों के साथ सख्ती से पेश आने की कोशिश की। इससे कई सरदार उनके खिलाफ हो गए। उन्हीं में से एक थे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। अच्छा, तो घर के भेदी नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ, और नतीजा हुआ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जहां बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी मारे गए। हाँ, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का 300 साल से ज्यादा का दौर खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य का आगाज हुआ। बिल्कुल। तो ये तो थी 5 वंशों की कहानी। लेकिन सल्तनत सिर्फ राजा और लड़ाइयां तो नहीं थी। ये चलती कैसे थी? प्रशासन का क्या ढांचा था? प्रशासन का ढांचा काफी फैला हुआ था, विस्तृत था। सबसे ऊपर तो सुल्तानी था, वही सेनापति, वही मुख्य न्यायाधीश, वही कानून बनाने वाला। उसकी मदद के लिए कई मंत्री होते थे, जैसे वजीर, जो प्रधानमंत्री जैसा था। वो राजस्व और वित्त विभाग यानी दीवाने वजारत का प्रमुख होता था। ठीक है। फिर आरिज़े मुमालिक था, वो सैन्य मंत्री था, सेना की भर्ती, रसद, संगठन ये सब देखता था। उसका विभाग था दीवाने कर्ज। अच्छा। दीवाने इंशा शाही पत्राचार देखता था, और दीवाने रसालत विदेश मामलों और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को देखता था। और न्याय के लिए? न्याय के लिए काजी उल कुजात, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। और अलाउद्दीन के समय में वो बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत और शहनाए मंडी जैसे पद भी बनाए गए थे। और जमीनी स्तर पर प्रशासन कैसे चलता था? वो एकता व्यवस्था का जिक्र आया था पहले, वो क्या थी और कैसे काम करती थी? हाँ, एकता व्यवस्था ये सल्तनत के प्रशासन और सैन्य संगठन की रीढ़ की हड्डी थी, कह सकते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता था कि साम्राज्य को अलग अलग इलाकों में बांटा जाता था, जिन्हें एकता कहते थे। ये इलाके सैनिक कमांडरों या अमीरों को सौंप दिए जाते थे। उन्हें इक्तदार या मुख्ती कहते थे। ठीक। अब इक्तदार का काम था अपने इलाके से भूराजस्व वसूलना, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपनी एक सेना रखना। वो अपनी सेवाओं और सेना के रखरखाव का खर्च निकालकर जो रकम बचती थी, जिसे फवाजिल कहते थे, वो केंद्रीय खजाने में जमा करवाते थे। तो ये एक तरह से तनख्वाह देने का तरीका था। हाँ, ये नकद वेतन देने की समस्या का एक हल था, और इससे दूरदराज के इलाकों पर केंद्र का नियंत्रण भी बना रहता था। ये काफी प्रभावी तरीका था। लेकिन आपने कहा था फिरोज शाह के समय ये कमजोर हो गई। हाँ, जब फिरोज शाह ने इसे वंशानुगत बना दिया, मतलब बाप के बाद बेटी को एकता मिलने लगा, तो इससे ये व्यवस्था कमजोर हुई और केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया। ये दिलचस्प है कि कैसे सल्तनत ने पहले से चली आ रही स्थानीय व्यवस्थाओं और बाहर से लाई गई नई प्रशासनिक संरचनाओं को मिलाकर एक मिला जुला सिस्टम तैयार किया। बिल्कुल। समाज कैसा था उस वक्त? किस तरह के लोग थे? समाज काफी विविधतापूर्ण था। जो शासक वर्ग था वो मुख्य रूप से तुर्क और अफगान मुसलमान थे। उनमें अमीर, उलेमा यानी धार्मिक विद्वान और सैन्य कमांडर शामिल थे। वहीं आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू था, जिसमें पुराने जमींदार, व्यापारी, किसान, कारीगर ये सब लोग शामिल थे। अच्छा। शहरों में मुस्लिम आबादी ज्यादातर केंद्रित थी, जबकि गांवों में हिंदू ज्यादा थे। दोनों समुदायों के बीच टकराव भी होते थे, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक लेन देन और आपसी निर्भरता भी थी।
और भक्ति आंदोलन और सूफीवाद ने भी दोनों समुदायों के बीच एक तरह से पुल बनाने का काम किया। और इस दौर की सबसे ठोस चीज जो आज भी हमारे सामने है वो है इनकी इमारतें। वास्तुकला में क्या खास था, कुछ नया था? हाँ, सल्तनत काल में ही भारत में एक नई स्थापत्य शैली का विकास हुआ जिसे हम इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। इंडो इस्लामिक? हाँ, इसमें भारतीय तत्व जैसे कमल, कलश, स्वस्तिक वगैरह और इस्लामी तत्व जैसे मेहराब, गुंबद, मीनारें, ज्यामितीय डिजाइन, कुरान की आयतों की नक्काशी, इनका बहुत सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। अच्छा। शुरुआत में तो पुरानी इमारतों के मलबे का ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक अपनी मौलिक शैली विकसित हुई। इसके कुछ खास उदाहरण कौन से हैं? अरे कुतुब मीनार तो है ही, जिसे ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। हाँ, वो तो है। उसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा है, जिसमें पहली बार स्क्विंच आर्च का इस्तेमाल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा, हाँ, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। वो अपनी सुंदरता और अनुपात के लिए बहुत जाना जाता है। तुगलक काल की इमारतें थोड़ी अलग हैं, उनमें सादगी ज्यादा है और ढलवान दीवारें हैं, जैसे गयासुद्दीन का मकबरा या फिरोज शाह कोटला। अच्छा। और लोदी काल में मकबरों में दोहरे गुंबद का प्रयोग होने लगा, जैसे सिकंदर लोदी का मकबरा। इन इमारतों में जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है वो आज भी उनकी भव्यता बताता है। और भाषा और साहित्य का क्या? आपने बताया दरबारी भाषा तो फारसी थी। हाँ, फारसी प्रशासन की भाषा थी और उच्च संस्कृति की भी। कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जैसे जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही। और अमीर खुसरो, उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। वो इस दौर के सबसे बड़े कवि और संगीतकार थे। अमीर खुसरो, हाँ, तूतीए हिंद। बिल्कुल, तूतीए हिंद यानी भारत का तोता। उन्होंने फारसी में तो लिखा ही, हिंदी में भी लिखा, जिसे तब हिंदीवी कहते थे। अच्छा। और माना जाता है कि सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार या विकास उन्होंने ही किया। कव्वाली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अरे वाह! तो फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं और साहित्य का भी विकास हो रहा था। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता का दौर नहीं था, बल्कि यहाँ तो संस्कृतियों का जबरदस्त मेलजोल हो रहा था। मतलब तुर्क, अफगान, फारसी और भारतीय परंपराएं मिलकर एक नई क्या कहें, गंगा जमनी तहजीब को जन्म दे रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दिल्ली सल्तनत ने भारत के इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ। 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया। किसी ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था में बड़े प्रयोग किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी। किसी ने महत्वाकांक्षी लेकिन असफल योजनाएं बनाई, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक। और किसी ने लोक कल्याण पर ध्यान दिया, जैसे फिरोज शाह। उन्होंने एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक ढांचा दिया, एकता जैसी व्यवस्थाएं दी, जिनका असर बाद के शासकों पर भी पड़ा। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर उन्होंने कला, स्थापत्य और भाषा के क्षेत्र में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे सामने है। हाँ, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला, फारसी भाषा का प्रभाव, सूफी और भक्ति आंदोलनों का प्रसार और अलग अलग संस्कृतियों का मेलजोल, ये सब सल्तनत काल की बहुत महत्वपूर्ण देन है। और इसने आने वाले मुगल काल के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। तो दिल्ली सल्तनत ने भारतीय इतिहास के कैनवस पर जो रंग भरे, उनकी झलक हमें आज भी साफ दिखती है। बिल्कुल। और इतिहास हमेशा हमें सोचने के लिए कुछ न कुछ छोड़ ही जाता है। हाँ, जैसे ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक की वो योजनाएं, राजधानी बदलने वाली या टोकन करेंसी वाली, अगर वो कामयाब हो जाती तो सल्तनत का स्वरूप कैसा होता? क्या वो ज्यादा मजबूत होती या उसका पतन शायद और जल्दी हो जाता? हाँ। या फिर अगर 1526 में पानीपत की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता? बिल्कुल। मान लीजिए इब्राहिम लोदी किसी तरह बाबर को हरा देते, तो क्या लोदी वंश चलता रहता? क्या मुगल कभी भारत आ पाते? सल्तनत के पतन और मुगलों के उदय के बीच की वो मोड़, इतिहास में ये अगर मगर वाले सवाल हमेशा हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज की दुनिया कितनी अलग हो सकती।